Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, friends, we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers 23314444 or 2371-7106 or 2371-7117. If you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. I'm your anchor Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज सोमवार है और आज के दिन आप हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ करते हैं। हमसे अर्थनीति, कारोबार और शेयर बाजार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में आपको जानकारी नहीं दे सकते। हमसे सवाल पूछने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331-4444, 2371-7106 या फिर 237117। दिल्ली से बाहर के श्रोताओं को इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करना होगा। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हरवीर सिंह। हरवीर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंग। Thank you, Manoj. Yes, the headlines first. At the stock market, Sensex climbs 478 points. Nifty adds 152 points. Rupee surges 43 paise against the dollar. Gujarat is adjudged as the best performing state in the latest report on logistics ease across different states. Uttar Pradesh stands as the top improver. And Brent crude futures rise to trade at $83.65 a barrel. घरेलू शेयर बाजार में लिवाली तेज, सेंसेक्स 478 अंक उछला, निफ्टी 152 अंक ऊपर आया। $1 की तुलना में रुपया हुआ 43 पैसे मजबूत। विभिन्न राज्यों के बीच लॉजिस्टिक्स सेवा संबंधी ताजा रिपोर्ट में गुजरात को मिला पहला स्थान। रैंकिंग सुधारने वालों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आया। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत बढ़ी, $83.65 प्रति बैरल के आसपास पहुंची। घरेलू शेयर बाजार में कारोबारी सप्ताह के पहले सत्र की शुरुआत आज अच्छी साबित हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 478 अंक यानी 0.8% बढ़कर 60,546 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 152 अंक यानी 0.9% की बढ़त लेकर 18,069 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझौली कंपनियों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत और बेहतर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 1.3% की वृद्धि हुई। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.9% लाभ के साथ बंद हुआ। At the stock markets, the Sensex at the Bombay Stock Exchange climbed 478 points or 0.8% to end at 60,546 today. Nifty at the National Stock Exchange advanced 152 points or 0.9% to 18,069. In the broader market, the BSE Mid-Cap Index added 1.3% and the Small Cap Index moved up 0.9%. Sectorally, the Oil and Gas and the Consumer Durables Index climbed 2.3% each. The Power Index advanced 1.9%. The Utilities and the Capital Goods Index added 1.5% each. The Realty, the Basic Material and the Industrials Index rose 1.4% each. The IT and the Metal Index gained 1.1% each. The Tech Index moved up 1%. The Finance Index climbed
0.9%. The energy and the FMCG index gained 0.8% each, and the telecom and the consumer discretionary index added 0.7% each. But the healthcare index fell 0.6% and the Bankex shed 0.2%. हमारे साथ कई श्रोता फोन लाइन पर आ चुके हैं। हम आग्रह करेंगे कि फोन लाइन पर आप बने रहिए। सबसे नजर डाल लेते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 43 पैसे मजबूत हुआ, 74 रुपए 3 पैसे के स्तर पर आ गया। हमारे साथ फोन लाइन पर ठाणे से आ चुके हैं गुरुनाथ। गुरुनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सवाल पूछिए। हेलो जी, आप जुड़ चुके हैं, सवाल पूछिए। सर नमस्कार। सर अरविंद सिंह जी को भी नमस्कार। जी नमस्कार। सर मेरा सवाल है, सर ये जो खाद्य तेल के बारे में है। सर ये खाद्य तेल बीच में इनकी कीमतें आसमान छू रही थी। सर जो हमारे देश की रिक्वायरमेंट है उससे हम तो 56-57 में पढ़ा था एक जगह पे कि 56% हम आयात करते हैं और 44% अपने हमारे देश में बनता है। तो सर हरीश सिंह से मेरा यही सवाल है, वो कृषि एक्सपर्ट है। सर ये जो हमारे देश में जो सरसों की, सोयाबीन की जो खेती होती है तो क्या सर हम आगे चल के इसका उत्पादन हमारे किसान बढ़ा के हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते? थैंक यू सर। देखिए, आपने सही बात कही है। हमारे देश में मार्केट है और हमारे देश में किसान उत्पादन करने की स्थिति में भी है। ये जो असंतुलन है इसको तो दूर करने में ही हमें फायदा है। असल में आपने जो आयात का स्तर बताया, वो आयात उससे भी कहीं ज्यादा है। हम अपनी 2/3 जरूरत जो है वो आयात से पूरी करते हैं। केवल 1/3 हम लोग अपने यहाँ जो उत्पादित होता है उससे काम चलाते हैं। तो एक तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे किसान जो है वो ज्यादा खाद्य तेलों का उत्पादन क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारी जो बेसिक जो हमारे एक तरीके से 9 ऑयल सीड्स हैं, 9 तिलहन होते हैं, तो उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट है उसमें मस्टर्ड है, सरसों और ग्राउंडनट मूंगफली। सोयाबीन का भी अच्छा उत्पादन होता है, लेकिन सोयाबीन में जो ऑयल कंटेंट है वो कम होता है अपेक्षाकृत। उसका सोया मील का हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, यहाँ भी पोल्ट्री में इस्तेमाल होता है। अब ये है कि पीछे हमने काफी सारे आयात के लिए रास्ते खोले। हमारा सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो पामोलिन के आयात से पूरी होती है। उसके बाद आपका सोयाबीन ऑयल है, फिर सनफ्लावर ऑयल है, ये सब हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन सबसे सस्ता जो है वो पामोलिन होता है और जो इंडोनेशिया और मलेशिया उसके बड़े प्लेयर हैं। लगभग 73% जो दुनिया में पाम ऑयल बिकता है उसमें इन दोनों का हिस्सा है। तो अब उसमें पहले भी ऑयल एक मिशन था, ऑयल सीड एंड पल्सेज टेक्नोलॉजी मिशन, 1986 में शुरू किया गया था। तो अगर मैं कहूं कि मिड 90s तक हम लोग 90% अपनी जरूरत जो है घरेलू बाजार में अपने आप पैदा करते थे। उसके बाद क्यों असंतुलन हुआ, इनमें जाने की जरूरत है। साथ में हमें हमारे सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। सरकार को किसानों को बेहतर दाम देना होगा, साइंटिस्ट को अच्छी वैरायटी डेवलप करनी होगी जो कि जिनकी उत्पादकता ज्यादा हो, किसानों को उनको उपजाने में फायदा हो। और थोड़ा हमें जो रेगुलेटरी सिस्टम है, खासतौर से जो इम्पोर्ट ड्यूटी का, उसमें सख्ती दिखानी पड़ेगी, क्योंकि सस्ता आयात होता है और इंडस्ट्री के बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, तो वो सब उसके चलते उसको आयात करते हैं। हालांकि अभी जैसे आपने बहुत तेजी देखी, उसकी एक वजह ये भी थी कि मस्टर्ड ऑयल में पहले ब्लेंडिंग अलाउ थी दूसरे तेलों की, अब वो बंद कर दिया। FSSAI ने कहा कि सरसों तेल में अब आप दूसरे तेल की ब्लेंडिंग नहीं कर सकते, इसलिए भी उसका दाम अपेक्षाकृत ज्यादा बढ़ा है। लेकिन यह है कि थोड़ा इसमें ड्यूटी स्ट्रक्चर भी था, हमने एग्रीकल्चर सेस भी लगाया था, वो सभी फैक्टर्स हैं। बट गवर्नमेंट ने इधर एक तो काफी सारा ड्यूटीज कम की उसमें, प्लस जो कालाबाजारी की जहां संभावना दिखती थी वहां पर सख्ती की। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में स्टॉक डिक्लेयर करने का प्रोविजन किया, स्टॉक लिमिट्स लगाए, तो थोड़ा सा कुछ दाम कम हुआ है। बट अल्टीमेटली उपाय यही है कि हम ज्यादा उत्पादन करें, उसका हमारे किसानों को भी फायदा मिलेगा और उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। A lot of people, especially nutritionists, are not very fond of palm oil, and environmentalists think that a lot of forests have to be burnt to grow palm oil. Well, we'll talk on that some other time. Yes. Let's go in for a short commercial break now.
बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया। सिंपल है छोटे कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया। ओहो तो ये बात है। हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे। बड़े भैया छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Welcome back, friends. You're listening to Market Mantra. We're now joined by Nan Gopal, who's calling us from Delhi. जी नन गोपाल जी, सवाल पूछिए। हाँ जी नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रहा था कि शुगर इंडस्ट्री के अंदर इथेनॉल बनाने का एनकरेजमेंट किया जा रहा है, तो पेट्रोल में मिक्स करने से पॉल्यूशन नहीं बढ़ेगा क्या, इथेनॉल और पेट्रोल को? नहीं, देखिए एथेनॉल तो ग्रीन फ्यूल है, उसके एमिशन उस तरह से नहीं होता और उसका बहुत फायदा है। एक तरीके से पॉल्यूशन कंट्रोल में वो मदद कर सकता है। एक तो ग्रीन है क्योंकि वो फॉसिल फ्यूल नहीं है और गन्ने से पैदा होता है, ग्रेन से भी होता है, बट अभी हम लोग ज्यादातर गन्ने से ही पैदा कर रहे हैं। अभी 10% का टारगेट है और उसको 20% तक ले जाना है 24 में। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने काफी सारा इंसेंटिव दिया डिस्टिलरीज स्टैब्लिश करने पे, कंसेशनल लोन दिए हैं और इसका जो दाम है एथेनॉल का 3 तरीके के दाम है, वो काफी प्रॉमिसिंग है इंडस्ट्री के लिए। सो इसके फायदे ही हैं अगर इसका जितना हम ज्यादा उपयोग करेंगे मेरे ख्याल से। तो आइए चलें जयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं जितेंद्र जी, स्वागत, सवाल पूछें। हाँ थैंक यू सर। अगर फिजिकल गोल्ड का दाम बढ़ता है तो क्या हमने सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड लेके रखा है तो क्या उसका भी दाम बढ़ेगा, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न सर कि अभी के मार्केट में कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट किया जा सकता है? थैंक यू। देखिए उसपे तो एक गोल्ड बॉन्ड पे इंटरेस्ट का प्रोविजन है उसमें, और उसका वैल्यूएशन का भी कैलकुलेशन होता है उसके हिसाब से, बॉन्ड्स आते हैं उसके हिसाब से, तो इट इज लाइक दैट। बाकी अभी मार्केट में किस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है, देखिए इकोनॉमी ओपन होती जा रही है तो हमें ये देखना है कि किन सेक्टर से अच्छी डिमांड आएगी, तो वहां के जो स्टॉक्स हैं वो थोड़ा बेहतर करेंगे, खासतौर से जो कंज्यूमर रिलेटेड है, क्योंकि सबसे पहले एफएमसीजी प्रोडक्ट में लोग खर्चा करते हैं, उनका डे टू डे का जरूरत है। तो साथ में आईटी, क्योंकि ग्लोबली काफी सारा इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और हमारे आईटी कंपनीज अच्छा कर रही है, दैट इज ऑल्सो गुड सेक्टर। राइट, वी आर नाउ जॉइन्ड बाय भारत भूषण फ्रॉम दिल्ली। जी लाल भाई मैम नमस्कार। नमस्कार जी। हरवीर सर को भी नमस्कार। जी नमस्कार सर। मेरा सवाल ये है कि जो हमारी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है सर जी, उसमें सबसे ज्यादा योगदान किन क्षेत्र का है? और दूसरी सर इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन IIP का जो डेटा आता है वो मंथ बेस पे आता है या मतलब किस तरह से आता है? PMI के बारे में भी अगर बताइएगा सर प्लीज। थैंक यू। अच्छा, देखिए जीडीपी में अभी तो सर्विस सेक्टर का शेयर सबसे ज्यादा है, देन अभी बीच में थोड़ा एग्रीकल्चर का ज्यादा हुआ और फिर इंडस्ट्री है उस तरह से जो है, क्योंकि इंडस्ट्री का पहले ज्यादा था बट क्योंकि जो जब जीडीपी थोड़ा श्रिंक हुई और बट एग्रीकल्चर में ग्रोथ ज्यादा रही तो उसका ये बहुत इसका ट्रेंड कंटिन्यू नहीं रहेगा। डेफिनेटली एग्रीकल्चर विल कम लास्ट एंड देन इंडस्ट्री विल बी सेकंड। इंडस्ट्री विल इंक्लूड MSME। यस, एंड जो दूसरा आपने कहा कि जो IIP है वो मंथली आता है, उसका एक बेस ईयर होता है, उसके हिसाब से जो उसका जो बास्केट है उसमें जो इंडस्ट्रीज शामिल है उसके हिसाब से वो जितना चेंज आता है उस हिसाब से वो उसका परसेंटेज में दिखाई पड़ता है। एक ये परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स एक होता है जिसको कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस उसको मेजर करते हैं, तो वो देखते हैं कि इकोनॉमी में जो ग्रोथ साइकिल है वो किस तरह से जा रहा है। माना जाता है कि 50 से ऊपर होता है तो वो पॉजिटिव साइड है, 50 से नीचे होता है तो उसको मानते हैं कि वो डिस्करेजिंग है, मतलब ट्रेंड अच्छा नहीं है। तो ये सर्विस में भी आता है, मैन्युफैक्चरिंग में भी आता है। आइए चले मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं सचिन जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। थैंक यू सर। जी सर मुझे प्याज और टमाटर के बारे में पूछना था, उसका जो भाव इतना बढ़ा है उसके पीछे रीजन क्या है? अब देखिए, एक तो ये अनसीजनल रेनफॉल जिसे हम कहें कि काफी लेट रेनफॉल हुआ और इन दिनों में जो क्रॉप आती है वो कर्नाटक और उस तरफ की ज्यादा होती है, थोड़ा हिल एरियाज में होती है। सो उससे डिस्ट्रप्शन हुआ, सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन हुआ,
उसके चलते ये सडन स्पाइक है। आपको देखिए मार्केट में अब ग्रेजुअली सप्लाई तो आ रही है, और ये क्योंकि पेरिशेबल कमोडिटी है तो उसको लेकर के बहुत सारा शॉर्ट टर्म ये ट्रेंड्स होते हैं। हमारे साथ कई श्रोता फोन लाइन पर हैं। सबसे आग्रह कि आप फोन लाइन पर बने रहें। कुछ खबरों के बाद हम आपसे फिर चर्चा करना शुरू करेंगे। नजर डालते हैं अब वैश्विक बाजारों पर। सबसे पहले ध्यान दें एशियाई शेयर बाजार, जहां आज मिला जुला रुख दिखा है। अमेरिका में अक्टूबर महीने में रोजगार संबंधी बेहतर आंकड़ों का निवेशकों के बीच अनुकूल असर दिखा, वहीं मुद्रास्फीति बढ़ने की आशंका भी हावी रही। इन सब खबरों के बीच बिकवाली के दबाव में जापान का निक्केई 225 और हांगकांग का हैंग सेंग दोनों सूचकांकों में 0.4% की गिरावट हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.3% नीचे आ गया। उधर निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.2% की वृद्धि हुई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.7% ऊपर आ गया। अन्य आर्थिक खबरों पर ध्यान दें तो अक्टूबर में चीन में आर्थिक वृद्धि दर धीमी पड़ी, लेकिन पहले घोषित अनुमानों से अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला। अक्टूबर में इस बार निर्यात में पिछले साल की तुलना में 27.1% की वृद्धि हुई, जबकि आयात 20.6% बढ़ा। इन आंकड़ों से सर्दी की छुट्टियां शुरू होने से पहले वैश्विक मांग में बढ़ोतरी होने की उम्मीद बनी तथा बिजली संकट में सुधार की खबरें भी आई इस बीच, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में सुधार होने की संभावना को बल मिला। यूरोपीय क्षेत्र की ओर चलें तो ताजा समाचार मिलने तक वहां मिला जुला रुख था। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 और जर्मनी का डेक्स दोनों में नरमी देखी जा रही थी। फ्रांस का CAC 40 थोड़ा सा ऊपर चल रहा था। All right, now we are joined by Raj Gopal, who's calling us all the way from Chennai. Raj Gopal जी, एक रिक्वेस्ट है, अपने रेडियो की वॉल्यूम एकदम कम कर दीजिए। Yes, ma'am. One second. Yeah, thank you so much. Ma'am, I have two questions. I'm a 65-year-old senior citizen, and what is the prospect for this liquor industry shares? Because I'm holding 500 shares of one reputed blue chip company of liquor industry. Shall I hold on or shall I sell some 200 shares? What is the prospect, sir? Actually, we usually don't discuss in company specific stocks and all. Yes, so I think we make it very clear at the beginning of the program. That is our policy of the program. Right. Well, let's move on to Mumbai, and we are connected with Gopal from there. जी गोपाल जी, सवाल मार्केट में नमस्कार जी। सर, मेरे दो सवाल है, लेकिन मैं सवाल पूरे करने के बाद मैं आपके जवाब रेडियो पे सुनता हूँ, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, पहले जवाब मत देना प्लीज। पहला सवाल ये है कि जो सर अगर महंगाई और जो बैंक के इंटरेस्ट है वो हिसाब से चलते हैं, लेकिन पिछले अगर 2-3 साल तो देखेंगे आप, महंगाई आसमान में और ब्याज दरें जमीन के अंदर। ये तो सर नाइंसाफी है उन लोगों के लिए जिनका खर्चा घर पे ब्याज के ऊपर चलता है। आए दिन बैंकों में भी कुछ न कुछ होते रहता है, कभी RBI किसके ऊपर मॉनिटरिंग लगाते हैं, उसमें परेशानी। दूसरा सवाल ये है कि सर ये जो अपना पोस्ट ऑफिस में स्कीम है सीनियर सिटीजन के लिए 7.40 15 लाख तक रख सकते हैं, वही स्कीम बैंकों में भी है, तो कौन सी बैंक है थोड़ा आप नाम बता सकते हैं ताकि वो थोड़े डाइवर्ट करके उसमें पैसा रखा जाए। असल में देखिए, ये सवाल आप जैसे बहुत लोगों का है कि जो लोग इंटरेस्ट इनकम से सरवाइव करते हैं, उससे अपना घर चलाते हैं, उनके लिए चैलेंजिंग टाइम है। इन्फ्लेशन तो है डेफिनेटली, और जो बैंक्स के डिपॉजिट रेट्स हैं वो तो अगर सीनियर सिटीजन्स को छोड़ दें नॉर्मल तो 5% से नीचे ही है अभी, 4.9 और या 5.1 लगभग उसी स्तर पे है। तो उसमें एक रीजनेबल अर्निंग का बहुत बड़ा, जैसे पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट की स्कीम है और खासतौर से सरकारी बैंक भी उस तरह की स्कीम चलाते हैं, वहां पर फिर भी सीनियर सिटीजन्स के लिए एक फायदेमंद बात है। हाँ, ये चीज है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं RBI को इसको देखना चाहिए, क्योंकि अभी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट काफी नीचे हैं, तो बैंक्स को जो फंड्स हैं वो सस्ते एक तरीके से मिलते हैं अगर शॉर्ट टर्म अगर हम देखें। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना है कि जो बैंक्स हैं वो रिकॉर्ड प्रॉफिट भी बना रहे हैं, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन या जो उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि आप डिपॉजिटर्स से बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आप पैसा लेते हैं और आप सिर्फ प्रॉफिट मोटिव नहीं हो सकता, यू हैव टू कम आउट विद अ बैलेंस एंड पर्टिकुलरली इन द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। श्रोताओं, यहाँ पर हम आपसे आग्रह करेंगे कि जो फोन लाइन से हमसे जुड़ चुके हैं कुछ पल जुड़े रहिए। हम एक छोटा सा विराम लेंगे, विराम के बाद फिर से आपसे चर्चा करेंगे।
बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है। सिंपल है छोटे, कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जुड़कर बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, जब ढेर सारे पैसे होंगे उस दिन का इंतजार मत करिए, जितना भी पैसा हो इन्वेस्ट करना शुरू करिए। बड़े भैया। अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ कुछ श्रोता फोन लाइन पर हैं। हम आमंत्रित करना चाहेंगे गाजियाबाद से गौरव जी को। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछें। नमस्ते हरवीर जी। मेरा सवाल है, क्या जैसे इंडिया में बड़े अलग अलग टाइप के बैंक हैं, बड़े शहरों के लिए प्राइवेट बैंक हैं, मतलब स्पेशलाइज हो गए हैं, जैसे इंडस्ट्री के अलग बैंक है, IDBI वगैरह बने थे, क्या एग्रीकल्चर सेक्टर के कोई ऐसा बैंक बना था जो स्पेशलाइज हो, जो एग्रीकल्चर सेक्टर या रूरल एरिया के लिए ही स्पेशलाइज हो, जिसमें बंदे जानते हो कि काम कैसे किया जाए? क्योंकि आप अगर किसी बड़े शहर के बड़े बैंक वाले बंदे को भेजेंगे गांव में, तो बैंक मैनेजर उनकी जरूरतों को समझ नहीं पाएगा। तो क्या ऐसा कोई बैंकिंग सेक्टर है, ऐसा कोई बैंक है केंद्र सरकार का जो ग्रामीण और रूरल डेवलपमेंट के लिए बैंक काम करता हो? और दूसरा सर छोटा सा सवाल है, लैंड फटीक क्या होती है? क्या जमीन थक नहीं जाती? हर साल साल दर साल अनाज उगाते कोई उनको कोई ब्रेकअप चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता है इसमें पैटर्न है इसमें? जी देखिए, एक तो मैं बताऊं आपको कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे नाबार्ड कहते हैं, वो एक है जो कि एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर के लिए क्रेडिट को फैसिलिटेट करता है। हालांकि वो उस तरह का नॉर्मल बैंकिंग नहीं है जैसे कि बाकी बैंक्स का डायरेक्ट बैंकिंग होता है, बट कुछ स्कीम्स उसके माध्यम से चलती हैं। हाँ, जो तमाम सारे हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनका एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ब्रांच होता है, ADB जिसको बोलते हैं। तो वो उनका एक मकसद होता है कि जो कृषि से संबंधित जो कर्ज की जरूरतें हैं वो या स्कीम्स उस तरीके से, या जो क्रेडिट प्लान है उस तरह से बनाए जाएं और उनको वो मदद करें फार्मर्स को। अलग से कोई सिर्फ स्पेसिफिकली कोई ऐसे बैंक उस तरह नहीं है, बट ये दो रास्ते हैं उसमें, जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ब्रांच और पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और खासतौर से SBI का भी है और बैंकों का भी होता है, और जो नाबार्ड का वो इनडायरेक्ट बैंकिंग में उसमें आता है। तो ये है। बाकी जो आपने कहा कि लैंड फटीग कुछ होता है क्या, डेफिनेटली अगर आप एक ही तरीके का क्रॉपिंग पैटर्न रखेंगे तो जो जमीन है उसकी उर्वर शक्ति पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, उसका असर पड़ता है और उत्पादकता पे असर आता है। इसीलिए फिर फार्मर्स हैं कि वो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, कई बार बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल होता है, उसके भी नतीजे फिर कुछ समय के बाद वो एक तरीके से सैचुरेशन आ जाता है यील्ड में खासतौर से। तो इसलिए ये सलाह दी जाती है कि आप क्रॉपिंग पैटर्न को डाइवर्सिफाई करें, आप अलग अलग फसलें उगाएं। और अब क्योंकि आपका सॉइल टेस्टिंग होने लगी है, तो जो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो बाकी मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सबका भी अब पता लग जाता है कि पर्टिकुलर जो फील्ड है उसकी सॉइल में किस तरीके का है और न्यूट्रिएंट और उनको किस चीज की कमी है, सो दैट यू कैन फिल दैट रिक्वायरमेंट। और उसमें आजकल तो उस तरीके का इक्विपमेंट्स आ गए हैं कंप्यूटराइज, दे गिव यू द रिकमेंडेशन कि ये फर्टिलाइजर डालना है या ये माइक्रो न्यूट्रिएंट डालना है। बट ये बात है कि इसमें बहुत जागरूकता का अभियान चलाने की जरूरत है, सो दैट ये प्रॉब्लम ना आए। So multi-cropping and crop rotation is the answer to keep the land free from fatigue, right? Yes. Yeah. All right. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स रिपोर्ट 2021 का तीसरा संस्करण जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार गुजरात को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश को शीर्ष सुधारकर्ता के रूप में चुना गया है। आज नई दिल्ली में रिपोर्ट जारी करते हुए श्री गोयल ने कहा कि कुछ राज्यों ने अपनी रैंकिंग में छलांग लगाई है और उत्तर प्रदेश 7 पायदान ऊपर आया है। उन्होंने कहा कि ये उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में सुधार के लिए किए गए प्रयासों को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि बेहतर लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे से कारोबार करने में आसानी तथा सरल जीवन बनाने में सुधार होगा। कोविड महामारी के दौरान सरकार कुशल बुनियादी ढांचे के कारण महत्वपूर्ण आवश्यकताओं का प्रबंधन करने में इसके कारण सक्षम रही है। उन्होंने कहा कि लीड्स लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में दीर्घायु, दक्षता, सटीकता, स्थायित्व और स्मार्टनेस लाने का एक प्रयास है।
इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री भी उपस्थित थे। इस बीच हमारे साथ फोनलाइन पर कई श्रोता हैं। हम आमंत्रित करना चाहेंगे दिल्ली से आरएस दहिया साहब को। बहुत बहुत स्वागत दहिया साहब, सवाल पूछें। सर नमस्कार जी नमस्ते। मेरा हरबीर जी से एक क्वेश्चन है कि आजकल पर्टिकुलरली सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा एरिया में वेस्टर्न यूपी में फर्टिलाइजर की प्रॉब्लम है। फार्मर्स को होर्डिंग हो रही है, लोग सुबह से शाम तक फार्मर लाइन में लगे रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग इनकम ऑफ फार्मर एंड मेकिंग देयर लाइफ मोर कंफर्टेबल, but on ground situation is very difficult for the farmer even to get the fertilizer at the right price. People are charging extra money. Please. देखिए ये जैसा आपने जिक्र किया कि डीएपी फर्टिलाइजर को लेकर के कुछ मसला था, बट मेरी जो जानकारी है, जो मुझे ब्रीफ किया गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, कि जो रिक्वायरमेंट है अक्टूबर का वो पूरा कर लिया गया था और नवंबर के लिए उनके पास स्टॉक्स का अरेंजमेंट था और एक वॉर रूम टाइप का बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर में, जो खासतौर से फर्टिलाइजर मूवमेंट्स को वो लोग मॉनिटर करते हैं 24 घंटे। और जहां जरूरत है वहां का जो स्टेट्स का रिक्वायरमेंट है, जो स्टेट्स अपनी डिमांड एडवांस में दे चुके थे, वहां पर समय के हिसाब से रैक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। ये बात सही है कि कहीं से कुछ खबरें आ रही हैं, बट ये लोकल लेवल पर इसका शायद हो सकता है अगर एडमिनिस्ट्रेशन उसको बेहतर से मैनेज करे तो ये फार्मर्स को इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। Right, let's take a look at the oil story now. Well, global crude oil prices rose today as positive signs for global economic growth supported the outlook for energy demand. While Saudi Arabia's state-owned producer Aramco raised the official selling price for its crude. So Brent crude oil futures climbed 91 cents to trade at $83.65 a barrel. US crude futures advanced $1.13 to $82.40 a barrel. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। लॉर्सन एंड टुब्रो की निर्माण इकाई को डीआरडीओ और मेटल सेक्टर से लगभग 3,500 करोड़ रुपए का सौदा मिला है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने बेंगलुरु स्थित अपने संस्थान के लिए फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम फैसिलिटी सेंटर बनाने का सौदा कंपनी को दिया है। और अब चलते हैं सर्राफा। ब्रिटेनिया से संबंधित एक कॉरपोरेट जगत की खबर है हमारे पास। Yes, Britannia Industries has reported a 23% year-on-year decline in its consolidated net profit to 384 crore rupees for the second quarter of this fiscal. But the biscuit makers' consolidated total revenue from operations rose 5.5% year-on-year to 3,607 crore rupees for the same quarter. आइए चलें सर्राफा बाजार। घरेलू सर्राफा बाजार में आज मिला जुला रुख रहा। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का मूल्य 8 रुपए घटा 47,004 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। उधर चांदी 216 रुपए उछलकर 63,262 रुपए प्रति किलो हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने का मूल्य थोड़ा सा कमजोर हुआ, $1,816 प्रति औंस पर आ गया। चांदी बिना किसी उतार चढ़ाव के $24.19 के अपने पूर्व स्तर पर बनी रही। बस यहीं पर हरवीर जी, श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद। And before we close, here's a reminder of the headlines. At the stock market, Sensex climbs 478 points, Nifty adds 152 points, Rupee surges 43 paise against the dollar. Gujarat is adjudged as the best performing state in the latest report on logistics ease across different states. Uttar Pradesh stands as the top improver, and Brent crude futures rise to trade at $83.65 a barrel. And that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is Lalima Neja Dang and Manoj Pathak bidding adieu. Namaskar. Market Mantra.